जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों अभी तक हमने आपके लिए जो है पहला टॉपिक था हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तीसरा था दोस्तों हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों इस टॉपिक से जो है ना आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि हमारे लेक्चर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को अपने मित्रों परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिख रहा होगा। हम पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। दोस्तों फर्स्ट जो जनरेशन थी इसकी पीरियड क्या थी, तो 1942 से 1955 के बीच में प्रथम जो है इसका जनरेशन था, यानी कि प्रथम पीढ़ी थी कंप्यूटर की। तो ये पहली बात हो गई कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया था वो कब आया था, तो 1942 से लेकर के 1955 के बीच में इसकी पीढ़ी थी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा कि वैक्यूम ट्यूब हाई इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस थी। दोस्तों यानी कि जो प्रथम कंप्यूटर थी ना वो किस पर आधारित थी, वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। इसे आप याद रखिएगा। जो प्रथम कंप्यूटर थी, प्रथम जनरेशन की प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर थी वो किस पर आधारित थी, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ठीक है, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कैलकुलेशन के साथ साथ स्टोरेज और कंट्रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो प्रथम कंप्यूटर का इस्तेमाल था किसमें हम लोग करते थे, तो वो कैलकुलेशन के लिए करते थे और स्टोरेज यानी कि मतलब कि जमा करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट हमारा है कि वैक्यूम ट्यूब कांच से बना होता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब किससे बना होता था। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि वैक्यूम ट्यूब है ना इस जो है ये कांच से बना होता था। किससे, कांच से बना होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं आपको बता दें, जैसे कि आपका एनियक हो गया, ठीक है, उसके बाद इडवेक हो गया, उसके बाद EDSAC हो गया और यूनिवेक। ये सभी दोस्तों क्या है ना आपके जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कि एडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो इसके लाभ क्या क्या थे प्रथम जनरेशन कंप्यूटर को, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए इसका लाभ जो है ना दोस्तों वह था वैक्यूम ट्यूब अपने समय के सबसे तेज कंप्यूटर डिवाइस थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन जो वैक्यूम ट्यूब थे ना वो किस समय का जो था सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। तो दोस्तों वो कौन सा था, तो फर्स्ट जनरेशन का था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा है कि वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स जटिल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी एग्जीक्यूट करने में सक्षम थे। यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब थे ना इसमें जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, जितने भी हार्ड हार्ड टर्म्स होते हैं ना उन सभी को कैलकुलेट करने में सक्षम थे कौन, वैक्यूम ट्यूब। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हानियाँ क्या थी उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 होती थी या एक लैंग्वेज हार्ड होती थी। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना उसमें जो यूज की जाती थी 0 और 1 मतलब जो था इसका यूज की जाती थी, और ये क्या होते थे, एक हार्ड लेवल जो हार्ड लैंग्वेज होते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर फ्लेक्सिबल नहीं होते थे। यानी जो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होते थे, इसलिए क्या होती थी तो थोड़ी सी इसमें हमें कठिनाई होती थी। नेक्स्ट मतलब है कि इस जनरेशन कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। यानी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना इसमें इसकी साइज कितनी थी, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था इस साइज में। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के AC की आवश्यकता होती थी। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें किसकी आवश्यकता होती थी, तो उसमें AC की आवश्यकता होती थी। इस बात को आपको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट जनरेशन खत्म। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन की ओर। देखिए देखिए जो सेकंड जनरेशन आया था यानी कि द्वितीय पीढ़ी जो आई थी कंप्यूटर की, इसका पीरियड क्या था दोस्तों, तो 1955 से लेकर 1964 के बीच में इसका समय काल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार, यानी कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका आविष्कार हुआ था, वो ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। और पहले में किसका था, वैक्यूम का आविष्कार हुआ था। यहाँ पर क्या रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रिटेन ने किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उसी वक्त जो है ना ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। किसने किया था, तो जॉन बार्डी ने किया था, विलियम शॉकले ने किया था और वाल्टर ब्रिटेन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज भी इसे मिल चुका है। यानी कि दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार के लिए इन तीनों को क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, किसके बने होते हैं, तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सबों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांजिस्टर को कम विद्युत की आवश्यकता होती है। यानी जो ट्रांजिस्टर होता है ना, इसको कम विद्युत में भी यह चल सकता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रिंटर सेकेंडरी स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज भी इस दौरान हुआ था। यानी कि जो सेकंड जनरेशन था उसमें किसका किसका यूज हुआ था, तो प्रिंटर का यूज हुआ था। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज का यूज हुआ था, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। तो इन सभी का यूज हुआ था किसमें, सेकेंड जनरेशन में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि इस जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था। यानी जो सेकंड जनरेशन था ना, इसमें इनपुट देने के लिए किसका इस्तेमाल की गई थी, तो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला हमारे दोस्तों है कि सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टैप और डिस्क का यूज किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि मैग्नेटिक टैप और जो डिस्क है इसका यूज किस में किया गया था, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्टन हो गया, कोबोल हो गया, एल्गोल हो गया, स्नोबॉल हो गया आदि का यूज किया जाता था। यानी कि जो सेकंड हमारा जनरेशन था उसमें किसका यूज होता था, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि फोर्टेन का, कोबोल का, एल्गोल का, सोनोबॉय आदि का यूज किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस जनरेशन कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, तो वो कौन सा था हमारा, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों इसका एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 10 गुना ज़्यादा फास्ट थे। यानी दोस्तों जो फर्स्ट वाला था ना जनरेशन, उससे 10 गुना ज़्यादा कौन सा था, सेकेंड वाला था। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इन कंप्यूटर का साइज छोटा था और स्पीड ज़्यादा थी। तो पहला में तो क्या था, साइज बड़ा था और स्पीड उतना नहीं थी। लेकिन जो सेकेंड था दोस्तों, इसमें क्या था, साइज भी छोटा था और स्पीड भी ज़्यादा था। तो उससे क्या था, यह फायदेमंद था कौन सा, सेकेंड जनरेशन वाला कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है कि इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो कि कॉस्ट ज़्यादा होती थी। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो क्या होते हैं, महंगे आते थे, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा होती थी, इसलिए आपसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि ये जो ना एसी का फैक्टर रहती थी, जैसे दोस्तों आपको पता था ना, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें भी एसी लगता था और सेकंड में क्या लग रहा है, तो एसी ही लग रहा है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर PD8, IBM 1401 और IBM 1790 आदि ये सभी क्या होते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो इसका जो कार्यकाल है, मतलब पीरियड है, वह 1964 से 1975 के बीच में इसका पीरियड है, कौन सा, थर्ड जनरेशन का। दोस्तों आईसी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यानी कि जो आईसी चिप का विकास हुआ था ना, वो थर्ड जो था जनरेशन इसी में आया था। तृतीय पीढ़ी में जो है, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का विकास हुआ था। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कि आईसी का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोए ने किया था। तो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि जो आईसी का आविष्कार था किसने किया था, तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोए के द्वारा किया गया था। कब, 1958 में किया गया था। अगला हमारा दोस्तों है कि आईसी ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब को ज़्यादा फास्ट होती थी। तो आईसी ट्रांजिस्टर है और वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी, ज़्यादा फास्ट होती थी। कौन, आईसी, वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आईसी पर 10 से 20 कंपोनेंट होते थे, उसे एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहते थे। यानी कि जो आईसी पर कितने कंपोनेंट होते थे, तो 10 से 20 कंपोनेंट होते थे, जिसे एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के नाम से भी हम लोग जानते थे। नेक्स्ट हमारा है कि आईसी पर 100 से अधिक कंपोनेंट होते थे, तब उसे एमएसआई का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कहते थे। देखिए जब 10 से 20 रहेगा ना, तो उसको एसएसआई बोलेंगे, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और जब दोस्तों यहाँ पे 100 से अधिक हो जाएगा तो उसे मीडियम बोलेंगे, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के नाम से इसे हम लोग जानते थे। नेक्स्ट हमारे दोस्तों थर्ड जो जनरेशन है के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल थे, तो 1 2 का अपेक्षा जो थर्ड वाला था वो ज़्यादा ही पावरफुल थे, क्योंकि ये आईसी चिप से बना हुआ था। ठीक है, इसे बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मैकेनिक कोर पर आधारित रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता था। तो दोस्तों जो
जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था ना उसमें मैग्नेटिक कोर पर आधारित जो रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता था इसमें, ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर लगभग 10 MB तक डाटा स्टोर करने में सक्षम थी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें कितना MB डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते थे, तो दोस्तों 10 MB की डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। तो थर्ड जो जनरेशन थे इसमें किसका यूज होता था, तो टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें यूज होता था। नेक्स्ट हमारा है कि थर्ड जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रन को ANIC द्वारा एक मानक जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन के में बेसिक और पास्कल का यूज किया जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे दोस्तों, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था ना इसमें किसका यूज किया जाता था, तो आपको बताना होगा जो बेसिक और पास्कल का इसमें यूज किया जाता था। नेक्स्ट हमारा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डॉर्टमाउथ कॉलेज में जॉन केर्नी और थॉमस कुंज के द्वारा विकसित किया गया था। देखिए दोस्तों जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था ना ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आपको बताना होगा डॉर्टमाउथ कॉलेज में जॉन कैमरी और थॉमस कुर्ज के द्वारा इसे विकसित किया गया था। दोस्तों इसका हम एडवांटेज देख लेते हैं जो थर्ड वाला का। देखिए इसका एडवांटेज ये है कि थर्ड जो जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें सेकेंड जनरेशन की तुलना में साइज में छोटे होते थे, हम आपको बता चुके हैं। थर्ड जनरेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता था, तो आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि थर्ड जो जनरेशन थे कंप्यूटर का उसमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता था। अगला देखते हैं हम लोग, इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कोई कॉस्ट ज़्यादा होती थी। थर्ड इस जनरेशन के कंप्यूटर को AC की आवश्यकता होती थी। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर IBM 370, CDD 6600 और PDP 11 आदि ये सभी किस में आते हैं, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट में है दोस्तों कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से 1989 के बीच में इसका कार्यकाल है। देखिए इसमें दोस्तों क्या है ना, इस यह चिप पर लगभग 30,000 कंपोनेंट को लगाया गया, तब उसे VISIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहा गया। किसमें दोस्तों, चौथे जो कंप्यूटर आए थे। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का परिचय हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का परिचय किसमें हुआ था, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का परिचय दिया गया था। अगला हमारा है कि 1971 में इंटेल ने सबसे पहला इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था दोस्तों, वो कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो इंटेल ने बनाया था। 4004 नाम से इंटेल कंपनी बनाया था, 1971 में इसे बना दिया था। अगला हमारे कि फोर्थ जनरेशन में PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फोर्थ जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो PC कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी किसमें, तो फोर्थ जनरेशन में। अगला है कि फोर्थ जनरेशन में CUI का यूज हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि CUI का यूज किसमें हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, CUI का यूज हुआ था। अगला है हमारा कि फोर्थ जनरेशन में LAN की शुरुआत हुई थी। दोस्तों LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क की शुरुआत हुई थी किसमें, तो फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट हमारा कि फोर्थ जनरेशन में C++ लैंग्वेज का यूज किया हुआ था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में पॉपुलर हुआ था, तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसका एडवांटेज देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में सेकेंडरी स्टोरेज का यूज हुआ था, ठीक है, और इसका जो है ना फोर्थ जनरेशन में लैन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैन की शुरुआत किसमें हुई थी, तो फोर्थ जनरेशन में। और माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किसमें हुई थी, तो फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए, तो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर थर्ड जनरेशन की तुलना में ज़्यादा कॉस्टली होते थे, इसका ही डिसएडवांटेज है, ठीक है। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करते हैं फिफ्थ जो है जनरेशन की। देखिए ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है, ये पाँचवें जो है ना कंप्यूटर के जनरेशन जो है पाँचवें में इसका यूज हुआ था, ठीक है, ULSI का, ठीक है। और VLSI किसका हुआ था, चौथे में हुआ था। फिफ्थ जनरेशन में मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज होता था। क्वेश्चन पूछेगा कि मल्टी कोर प्रोसेसर का यूज किस में होता था, तो फिफ्थ जो जनरेशन है कंप्यूटर का उसमें हुआ था। अगला हमारा है कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर PDA लैपटॉप पॉकेट कंप्यूटर आदि में इसका यूज होता था। नेक्स्ट हमारा है कि फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किस में हुआ था, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में पैरेलल
प्रोसेसिंग का यूज हुआ था। नेक्स्ट हमारा इसका एडवांटेज देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। विद्युत की खपत कम होती थी, जनरल पर्पस मशीन का यूज उसमें होता था। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ज़्यादा कॉस्ट होती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये महंगा होता था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक खत्म हो चुका है। हमने दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ा, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक आएगा, उसमें हम यूएसबी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न जो यूएसबी जो टॉपिक है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यूएसबी से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी वो वीडियो आप देख पाइएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।